आज हम लोग देखेंगे अनुसूची, जिसको शेड्यूल कहा जाता है। ये प्रश्नावली तुम लोग पढ़ चुके हो। डाटा कलेक्शन के जो अलग अलग पद्धतियां हैं उसमें तुम लोग प्रश्नावली या क्वेश्चनर पढ़ चुके हो, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन हो चुका है, फिर साक्षात्कार या इंटरव्यू भी हो चुका है। तो प्रश्नावली जैसा ही ये अनुसूची भी है, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डाटा कलेक्शन की यानी तथ्य संकलन की दो पद्धतियां हैं। एक तो प्राथमिक द्वितीयक है ही, इसके अलावा तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? एक गुणात्मक तथ्य और दूसरा संख्यात्मक तथ्य। इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जो क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। तो गुणात्मक तथ्य इकट्ठा करने के लिए हम लोग अवलोकन, साक्षात्कार या कोई केस स्टडी, जैसे ज्यादातर साइकोलॉजी या ये सब सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी ये सब में केस स्टडी ले लिया जाता है। तो ये सब गुणात्मक तथ्य एकत्रित करने की पद्धति है। अब मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव तथ्य को एकत्रित करने के लिए दो पद्धतियां हैं। एक प्रश्नावली और दूसरा इसी से मिलता जुलता है, जिसको अनुसूची कहा जाता है। तो ज्यादा अंतर नहीं है प्रश्नावली और अनुसूची में। अब दोनों में अंतर मुख्य रूप से प्रयोग का है, क्योंकि क्वेश्चन का लिस्ट दोनों में तैयार किया जाता है। लेकिन प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि आमतौर पर पुराने जमाने में ये होता था कि डाक से भेज दिया जाता था। जिससे भी जवाब चाहिए उसको डाक से भेज दिया जाता था और फिर जवाब मिल जाता था वापसी डाक में। अगर चाहे तो जवाब भेजे, नहीं चाहे तो नहीं भी भेजता था उत्तर देने वाला। आजकल ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो हम लोग ईमेल का भी सहारा लेते हैं या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म का भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भी भेज सकते हैं। एसएमएस के थ्रू तो प्रश्नावली नहीं जाएगी, ईमेल के थ्रू ही जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर जल्दी सर्कुलेट हो जाएगा अगर नंबर मालूम है तो इसमें क्या होता है कि जो भी शोध करता है उसका उत्तर देने वाले से तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हुआ ना, वो प्रश्नावली भेज दिया। अब उत्तर देने वाला जैसे मन में आएगा उसको भर के भेजेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं भेजेगा या आधा अधूरा भेज देगा। लेकिन अनुसूची जो है क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन का ही लिस्ट है, लेकिन इसको लेकर के जो साक्षात्कारकर्ता या शोध करने वाला जिससे भी जवाब चाहिए उसके पास जाता है और उस क्वेश्चनर के प्रश्नावली के हिसाब से उससे डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जिसके द्वारा मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव डाटा एकत्रित किया जाता है। तो अब इसमें यही होता है कि ये क्या है, लिखित प्रश्नों का लिस्ट है या सूची है, तो वो तो प्रश्नावली में भी होता है। लेकिन यह अनुसूची में क्या होता है कि इससे सिर्फ डाक से या ईमेल से नहीं भेज दिया जाता है लोगों के पास, इसके माध्यम से जिससे जवाब चाहिए उसका साक्षात्कार लिया जाता है, उससे सवाल जवाब किया जाता है। जो प्रश्नावली को है, जो रिसर्च करने वाला है वो खुद भरेगा, जो जवाब दे रहा है वो नहीं भरेगा। प्रश्नावली विधि में जवाब कौन भरेगा? तो जो उत्तरदाता है जिससे हमको जवाब चाहिए वही हमको भर के भेज देगा। लेकिन अनुसूची में जो शोध करता है वही
प्रश्नों का उत्तर भरेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो अनुसूची है इसका मकसद क्या है, तो अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि तीनों का समावेश करके, तीनों का मिला जुला रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसको अनुसूची कहा जाता है। तो अब ये भी होता है कि अनुसूची के माध्यम से क्या होता है, जो शोध करता है और जो उत्तर देने वाला है, दोनों के व्यवहार पर भी कंट्रोल रखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल का जवाब पूछा जा रहा है ना, कोई डाक से या ईमेल से तो भेजा नहीं गया है। तो जिससे हमको जवाब चाहिए वो हमारे सामने है, तो उसके व्यवहार पर जो शोध करता है वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा और उससे सही जवाब हासिल करने में ज्यादा से ज्यादा सफल रहता है। इसीलिए प्रश्नावली विधि से ज्यादा बेहतर अनुसूची को कहा जाता है। अब हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं। गुड एंड हैट क्या कहते हैं कि अनुसूची प्राय प्रश्नों का एक सेट होता है और उस रूप में जो प्रयोग किया जाने वाला विधि है उसी का नाम है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछकर प्रश्नों का जवाब भरता है। अब M.H. गोपाल की परिभाषा है कि अनुसूची एक अर्थ में विभिन्न आइटम, विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा श्रेणीबद्ध सूची है जिस पर उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त की जाती है। फिर E.S. बोगार्डस क्या कहते हैं, E.S. बोगार्डस के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि का प्रतीक है, मतलब उन तथ्यों को प्राप्त करने की फॉर्मल या औपचारिक विधि है जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और जिन्हें आसानी से देखा भी जा सकता है, और अनुसूची अन्वेषक मतलब शोधकर्ता के द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। यहाँ ये इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रश्नावली को जो इसको हमने भेजा वो भरेगा, लेकिन अनुसूची शोधकर्ता खुद भरेगा। फिर A.K. सिंह के अनुसार अनुसूची प्रश्नों की श्रृंखला युक्त एक प्रपत्र या फॉर्मेट होता है जिसमें अन्वेषक या शोधकर्ता आमने सामने की स्थिति में सवाल जवाब करता है, पूछता है सवाल और जवाब को भरता है। तो मुख्य रूप से अनुसूची की परिभाषा से ही क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि अनुसूची की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता ये है कि अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता जो रिसर्चर है उसके द्वारा उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष तथ्य संकलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिनसे भी हमको जवाब चाहिए उनसे डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उत्तरदाता जो जवाब दे रहा है उससे हमको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं मिल सकेंगी। फिर अनुसूची जो है उस अध्ययन विषय के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नों की जो अलग अलग श्रेणी में बांटे गए और क्लासिफाइड वर्गीकृत किए गए प्रश्न हैं उनकी सूची है। मतलब सवाल पूछने से पहले ही सबको अच्छी तरह से विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है, क्लासिफाई कर लिया जाता है। फिर तीसरी विशेषता है कि अनुसूची के अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली, इन तीनों विधियों के गुणों का मिला जुला रूप होता है। जो गुण अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार की है वो सब गुण अनुसूची में पाए जाते हैं। तो अनुसूची की सहायता से अध्ययनकर्ता प्रश्नों की सहायता से सिर्फ सवाल का जवाब ही हासिल नहीं करता है, बल्कि अवलोकन के माध्यम से क्या करता है, वहां जो सामाजिक
घटना हो रही है उसका वहां जाता है तो अवलोकन भी कर लेता है। इसके साथ साथ अगर प्रश्नावली लेकर सवाल पूछता है तो क्या होगा, वो साक्षात्कार विधि का भी इस्तेमाल साथ साथ कर ले रहा है। तो इससे क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। अब अंतर हम अब आगे चल के अभी देखेंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है। तो प्रश्नावली विधि में यही होता है कि जो भर के हमारे पास भेज दिया गया उसी को हमको निर्भर रहना पड़ता है, जबकि अनुसूची विधि में हम जाते हैं जिससे हमको जवाब चाहिए उसके पास, तो जो भी तथ्य है उसका वेरिफिकेशन, सत्यापन हो जाता है कि सही है कि नहीं। तो फिर अनुसूची पद्धति के दौरान सूचना संकलित करने के दौरान अध्ययनकर्ता उत्तरदाता पर अपना कंट्रोल बना के रखता है। तो इस दौरान क्या होता है कि किसी टॉपिक पर अगर अनुसूची लेकर, अनुसूची मतलब क्या, प्रश्नों का सूची लेकर के गया किसी के पास, तो ये भी यहाँ ध्यान रखना होगा कि सीधे अगर प्रश्नों की सूची लेकर कहीं हम चले जाते हैं किसी के पास, तो सीधे इंसान और मशीन में यही अंतर है कि हम इंसान को कंप्यूटर की तरह हमको इस्तेमाल नहीं करना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो हम पद्धति इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे इंटरव्यू लेने भी जाए या जो अनुसूची विधि है, मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से पहले प्रश्नों की सूची बना लिए। अब तुम लोग ये सवाल पूछ सकते हो कि ये तो इंटरव्यू मेथड में भी हम लोग क्वेश्चन लेकर जा सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। इंटरव्यू मेथड में ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी से टेलीफोन पर ही क्वेश्चन का आंसर पूछ लो, या फिर हो सकता है कि टेप रिकॉर्डर लेकर के जाओ और उससे क्वेश्चन अपना पूछते जाओ और उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। या हो सकता है कि सीधे ऐसे ही सवाल पूछो और अपने मेमोरी पर भरोसा रखो कि हाँ घर में जाकर के सबका आंसर लिख ले। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो साक्षात्कार लेने वाला इंटरव्यू लेने जाता है वो क्वेश्चंस का पूरा सही ढंग का फॉर्मेट लेकर जाएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन अनुसूची में यही आवश्यक होता है कि प्रश्नों की सूची लेकर के जाता है। तो यहाँ पर हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जब हम समाज में अनुसूची पद्धति का इस्तेमाल के लिए जाएंगे किसी के पास, तो पहले हमको क्या करना होगा, फॉर्मल ढंग से उससे बातचीत करना होगा, परिचय देना होगा और ऐसा माहौल बना लेना होगा कि जो उत्तर देने वाला है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, सहज महसूस करे। उसको ये नहीं लगे कि हम क्यों जवाब दें इसका, हमसे सीधे सवाल पूछने आ गए। तो उससे थोड़ा बैठ के बातचीत करना होगा, अपनापन जैसा माहौल बनाना पड़ेगा, तभी सही जवाब उगलवा पाएगा जो शोध करता है। तो इसी के लिए ये भी गुण माना जाता है कि एक अच्छे रिसर्चर का गुण होता है कि उसको क्या होना चाहिए, बहुत संयमी होगा, बहुत उसको पेशेंस वाला होना होगा, पोलाइट भी होना होगा और व्यवहार कुशल भी होना होगा। व्यवहार अच्छे ढंग से अपना पेश करेगा, अच्छा पर्सनालिटी अगर रहेगी तो उससे भी लोग प्रभावित होंगे। तो ये सब साक्षात्कारकर्ता कि कम से कम अपना बिहेवियर तो पोलाइट रख ही सकता है और धैर्य से बहुत काम लेना पड़ेगा। अनुसूची पद्धति में भी ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि जो जवाब देने वाला है और जो सवाल पूछने वाला है प्रश्नों का, वो दोनों क्या हो जाए, आपस में वार्तालाप बातचीत करने के लिए सहज महसूस करने लगे। तो क्या होगा, जब सवाल पूछेगा तो उत्तर देने वाला उस जो भी सवाल है उसी पर केंद्रित रहेगा, नहीं तो फिर उसके अगर उसको उबाऊ लगेगा तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा। कि अगर मान लो खेतीहर है तो उसका ध्यान कभी खेत की तरफ जाएगा, कभी अपने माल मवेशी की तरफ जाएगा, कभी दूसरे काम की तरफ जाएगा कि अरे मेरा ये काम छूट रहा है।
तो हम ये सब में इसमें समय क्यों बर्बाद करें। जैसे कि मान लो अभी हम अगर पढ़ा रहे हैं, तो अगर तुम लोगों को यूजफुल नहीं लगेगा, तो सहज नहीं लगेगा, अनुसूची इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा तुम लोग के दिमाग में? ये सब बात आएगा कि अरे अभी हम दूसरे पेपर का नोट्स बना लेते, या अभी हमको मार्केट जाना था, या हम घर का काम कर लेते। तो बात ये है कि किसी भी जो टॉपिक पर शोधकर्ता अगर जाएगा, तो अपने बात को, अपने टॉपिक को रोचक ढंग से रखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग ढंग से रखना पड़ेगा, कि जो जवाब देने वाला है उसको भी इंटरेस्ट लगे, उबाऊ नहीं लगे। और ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि शोधकर्ता सवाल पूछने वाले के प्रति भरोसा जागे, कि हाँ, हमको इसके जो प्रश्नों की सूची है, अनुसूची, इसका जवाब देना चाहिए। तो अब अगली विशेषता हम अनुसूची की देखें, तो वो ये है कि अनुसूची का इस्तेमाल शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही लोगों के लिए किया जा सकता है। अब प्रश्नावली विधि में, प्रश्नावली तो हम सिर्फ जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं के पास भेज सकते हैं। जो अशिक्षित हैं वो लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे भरेंगे? तो यहाँ पर ये फायदा है अनुसूची विधि का, कि यहाँ पर अशिक्षित लोगों से भी बातचीत करके भरा जा सकता है, क्योंकि यहाँ अनुसूची में जवाब कौन भर रहा है? तो शोधकर्ता खुद भर रहा है। फिर अनुसूची विधि जो है वो छोटे अध्ययन क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, इसका बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बड़ा अध्ययन क्षेत्र भी है, तो उसका सैंपलिंग कर लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा हर क्षेत्र का, फिर अनुसूची विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब विशेषताएं हैं। इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है कि समस्याओं के अध्ययन के संदर्भ में प्रश्नावली की तुलना में कौन सी विधि ज्यादा उपयोगी है? तो अनुसूची विधि ज्यादा उपयोगी है। इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आते हैं जवाब देने वाले के, तो हमारे जो भी जानकारी हासिल होती है, मतलब जो भी डाटा या तथ्य हासिल होता है, वो ज्यादा विश्वसनीय होता है, ज्यादा वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब निष्पक्ष डाटा हमको हासिल होता है। अब हम देखते हैं कि अनुसूची के प्रकार क्या हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला है जो कहा जाता है साक्षात्कार अनुसूची, दूसरा अवलोकन अनुसूची, तीसरा प्रलेख जिसको डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहा जाता है, और चौथा है मूल्यांकन अनुसूची। 4 प्रकार हैं। तो अनुसूची का पहला प्रकार जो है वो साक्षात्कार अनुसूची है। तो इसमें जो चाहे निरक्षर हो या साक्षर हो, सबसे सवाल पूछ करके प्रश्नों के जरिए जो तथ्य संकलन किया जाता है, ये पहला प्रकार है। इसको साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। तो फिर इसका दूसरा प्रकार है अवलोकन अनुसूची। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों का ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन मतलब समस्या या घटना की जगह पर जाकर के उसको देखना। उदाहरण के लिए अभी अगर हम देखें कि अफगानिस्तान तो समाप्त हो गया ना, तुम लोग देखे ना, तालिबान कब्जा कर लिया ना उस पर। यस मैम, उसकी राजधानी पे तालिबान का कब्जा हुआ है। काबुल पर भी अंततः कब्जा कर लिया। वहां का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब देश छोड़कर भाग गए। तो यस मैम। अब अगर हम इसमें प्रश्नावली विधि से अगर किसी वहां के लोगों को भेजे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमको जवाब देंगे, कोई जरूरी नहीं है, जिसको मन करेगा देगा जवाब। अब ये अनुसूची विधि में इतना जल्दी संभव नहीं है, तो कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी अभी? तो अवलोकन विधि। जो अभी वहां रिपोर्टर लोग क्या कर रहे हैं, वहां के जो भी स्थिति है उसका अवलोकन करके बता रहे हैं ना, कि क्या स्थिति है कि नहीं? क्या कर रहे हैं वो लोग? ऑब्जर्व ही कर रहे हैं ना। अवलोकन का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या को देखना, आंखों से देखना और उसकी
जानकारी देना। तो यहाँ पर यही है कि अनुसूची विधि के जो दूसरा प्रकार है उसको कहा जाता है अवलोकन अनुसूची। मतलब हम क्वेश्चन की सूची भी अपने पास रखें, इसके साथ साथ जो हमारे रिसर्च का जो समस्या है वहां पर जा करके हम समस्या को अपनी आंखों से अगर देखें तो हमको क्या मिलेगा, वास्तविक और मेन तथ्य मिल जाएंगे। तो अवलोकन अनुसूची का दूसरा नाम क्या है, अवलोकन प्रदर्शिका या ऑब्जर्वेशन गाइड भी है। तो अवलोकन अनुसूची में जो भी दर्ज की गई बातें हैं उनको क्या किया जाता है, तथ्यों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सहायता से जो है अध्ययन से भटकता नहीं है। जो अवलोकन करने वाला है वो आंखों के सामने है उसकी सारी परिस्थिति। अब ये तो अफगानिस्तान और काबुल की बात है, ये तो बहुत दूर है। झारखंड में मान लो महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, इस पर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो गांव में जाकर के अगर महिलाओं की स्थिति को देखेगा तो वो क्या है, और साथ में क्वेश्चन का लिस्ट भी रखेगा। तो महिलाओं से प्रश्न के लिस्ट का भी जवाब भी भर लेगा और साथ साथ क्या करेगा, समस्या की वस्तु स्थिति को भी अपनी आंखों से देख सकेगा। तो इसमें अवलोकन और प्रश्नों की जो सूची है उसको भरना, दोनों विधि जब साथ साथ इस्तेमाल की जाती है तो इसको कहा जाता है अवलोकन अनुसूची विधि। फिर तीसरी विधि जो है अनुसूची की या शेड्यूल की, वो है प्रलेख अनुसूची, जिसको डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहा जाता है। अब तरह तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, तुम लोग को पता ही है, सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज, बहुत तरह के दस्तावेज। तो जो डॉक्यूमेंट शेड्यूल है उसका भी अनुसूची विधि से अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट है तो उसके बारे में बात करेगा कौन, तो अगर ऐतिहासिक दस्तावेज है, मान लो किसी लाइब्रेरी में या संग्रहालय में रखा हुआ है, तो उसके बारे में कौन जानकारी देगा, तो वहां का जो संग्रहालय का जो इंचार्ज है वो जवाब देगा। या मान लो वैशाली में जो गणराज्य था उसके अध्ययन के लिए तुम लोग गए, मान लो फील्ड सर्वे में गए, तो वैशाली का अभी भी स्तूप है, ये सब है, स्तंभ सब दिखेगा तुमको, लेकिन उसके बारे में जानकारी कौन देगा, स्तंभ तो खुद बोल नहीं सकता है ना, तो तुमको जवाब कौन देगा, जो तुमको घुमा रहा होगा, जो गाइड है तुम्हारे साथ, टूरिस्ट गाइड। तो इस तरीके से, या फिर जो ऐतिहासिक जीवन इतिहास, लोगों का, महापुरुषों का जीवन इतिहास के बारे में भी जो जानकारी हासिल की जाती है, तो जो महापुरुष जीवित हैं उनसे सवाल पूछ के डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा प्रश्नों की लिस्ट के माध्यम से। तो इसको आमतौर पर अगर मान लो किसी ऐतिहासिक संग्रहालय में अगर कोई दूसरा आदमी जवाब दे रहा है तो ये क्या हो गया, द्वितीयक स्रोत से हमको सेकेंडरी डाटा मिल रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक चीज जो रखी हुई है वो तो बोलेगी नहीं। तो इसीलिए प्रलेख अनुसूची या डॉक्यूमेंट शेड्यूल जो अनुसूची विधि का तीसरा मेथड है उसको क्या कहा जाता है, तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स। बाकी सब साक्षात्कार या अवलोकन अनुसूची, ये सब क्या है, प्राथमिक, प्राइमरी सोर्स है। लेकिन डॉक्यूमेंट शेड्यूल क्या है, प्रलेख, मतलब जो भी ऐतिहासिक सार्वजनिक दस्तावेज से जो जानकारी हासिल होगी वो सेकेंडरी होगी, क्योंकि दस्तावेज खुद तो बोलेंगे नहीं। फिर अब हम देखते हैं चौथा प्रकार क्या है अनुसूची का, तो वो मूल्यांकन अनुसूची है, जिसको रेटिंग शेड्यूल भी कहा जाता है। किसी भी चीज का रेटिंग
तुम लोग देखते होगे ना कि कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसको रेटिंग दिया जाता है कि नहीं। तुम लोग अखबार में फिल्म समीक्षा पढ़ते होगे तो किसी को 3 रेटिंग मिल गया, किसी बहुत कम होता है कि 4 रेटिंग जाता है, 2.5 3 ही रेटिंग अगर जाता है तो उसको अच्छी फिल्म मान लिया जाता है। मतलब क्या, मूल्यांकन के आधार पर रेटिंग होता है ना। जो लोग फिल्म देखने जाते हैं जैसे प्रेस वालों को और दूसरे लोगों को क्या होता है, फर्स्ट डे का ही दे दिया जाता है फ्री पास, तो वो लोग फिल्म देख लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद उसका रिव्यू समीक्षा लिखते हैं अखबारों में, या आजकल ऑनलाइन भी जो पोर्टल है उस पर भी आता है। तो रेटिंग तो तुम लोग समझते ही होगे, रेटिंग किया जाता है मूल्यांकन करके कि स्तर क्या है। तो यहाँ पर शेड्यूल जो है अनुसूची का भी मूल्यांकन करके रेटिंग किया जा सकता है। अब मूल्यांकन अनुसूची की सहायता से जो उत्तर देने वाले हैं उनके विचार, उनकी मनोवृत्ति क्या है, उनका रुचि क्या है, इस सब का क्या किया जाता है, रेटिंग किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और उसके आधार पर फिर जो ये सब क्या है, गुणात्मक डाटा है, फिर उसको संख्यात्मक डाटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये मूल्यांकन अनुसूची या रेटिंग शेड्यूल जो है, जो अनुसूची का चौथा प्रकार है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए ही किया जाता है। हम लोगों के पॉलिटिकल साइंस में इसका इस्तेमाल जनरली नहीं होता है, लेकिन आजकल तो जमाना है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन जिसको कहा जाता है, कि किसी एक सब्जेक्ट पर ही फोकस करके नहीं, बल्कि हम लोग कोई अगर ले ले कि साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ले लेगा टॉपिक, तो उसको इस्तेमाल करना पड़ जा सकता है रेटिंग शेड्यूल या मूल्यांकन अनुसूची का। तो इसलिए जान लेना बेहतर है। लेकिन मूल्यांकन अनुसूची या रेटिंग शेड्यूल जिसमें जो व्यक्ति का विचार क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इस सब का जो रेटिंग किया जाता है वो ज्यादातर साइकोलॉजी या मनोविज्ञान विषय में ही किया जाता है। फिर अनुसूची का 5वां प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। अब इस अनुसूची का प्रयोग किस में किया जाता है, तो परिवार, शैक्षणिक संस्था, समाज, विवाह, विवाह भी तो एक संस्था है ना, इस सब के अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे स्कूल की कार्यप्रणाली कैसी है, कॉलेज की कार्यप्रणाली कैसी है, क्या क्या समस्याएं हैं, पंचायत भी ले सकते हैं, जिला परिषद, इस सब की क्या समस्याएं हैं, इस सब के बारे में जो इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल जो बनाया जाता है, मतलब किसी भी संस्था के बारे में सर्वेक्षण करके जो अनुसूची बनाई जाती है, मतलब प्रश्नों की सूची का जवाब हासिल किया जाता है, उसको कहा जाता है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची या इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। तो अब यहाँ पर तुम लोग तो ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग प्रश्नावली विधि देख चुके हैं, क्वेश्चनायर। तो अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर मुख्य रूप से क्या है, तो इनके प्रयोग या इनके इस्तेमाल से संबंधित। प्रश्नावली में जहां उत्तर कौन भरता है, जिससे जवाब चाहिए वो खुद भरता है, लेकिन अनुसूची में जो रिसर्चर है वो जिससे जवाब चाहिए उससे सवाल पूछेगा और जो रिसर्चर है वो खुद आंसर भरेगा। मुख्य अंतर यही है। अब हम देखते हैं कि अनुसूची विधि या शेड्यूल विधि के गुण क्या क्या हैं। तो इस पहला गुण ये है कि इसमें प्रश्नावली, अवलोकन और साक्षात्कार तीनों विधि के गुण का समावेश होता है। तीनों विधि के गुण मिले जुले होते हैं अनुसूची में। फिर दूसरा गुण है कि अनुसूची के द्वारा
जो उत्तर हासिल होते हैं उनके सही होने का परसेंटेज प्रश्नावली विधि की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम सामने बैठ करके सवाल का जवाब हासिल कर रहे हैं। फिर तीसरा गुण है कि अनुसूची विधि में जहां पर भी प्रश्न को मान लो सुधारने की जरूरत महसूस होती है तो शोधकर्ता बातचीत के क्रम में ही प्रश्न को सुधार सकता है, या कोई नया प्रश्न अगर ऐड करने की जरूरत महसूस हुई तो ऐड कर सकता है। लेकिन प्रश्नावली विधि में एक बार भेज दिया डाक से या ईमेल से या व्हाट्सएप नंबर पर, तो फिर उसमें वो कुछ ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट वो बातचीत तो कर नहीं रहा, संपर्क में तो है नहीं उत्तर देने वाले की। फिर चौथा गुण है कि अनुसूची के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का बेहतर ढंग से और ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से आलेखन किया जा सकता है। मतलब लिखना, रिकॉर्डिंग करना, ज्यादा सही ढंग से लिख के उसकी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है बजाय की प्रश्नावली। तो फिर अब पांचवा गुण है कि अनुसूची विधि का प्रयोग शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर सभी वर्ग के लोगों से तथ्यों की एकत्रीकरण के लिए किया जा सकता है। फिर छठा गुण है कि अनुसूची के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि हमने जो सैंपल चुना, मान लो अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है कहीं का तो सब लोगों से बात नहीं हो पाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, छोटा छोटा समूह बनाएंगे, तब जाकर के प्रश्न पूछेंगे लोगों से। तो अगर अनुसूची विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि हमने जो सैंपल लिया है वो सही सैंपल हमने चुना है कि नहीं चुना है, क्योंकि हम डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये सब गुण है। फिर कुछ सीमाएं भी है, लिमिटेशंस भी है। क्या क्या कमियां हैं? पहला ये है कि अनुसूची विधि का प्रयोग छोटे अध्ययन क्षेत्र के लिए ही ज्यादा उपयोगी होता है। अगर हमारा स्टडी का एरिया बहुत बड़ा है तो अनुसूची विधि बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगी। भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा भू क्षेत्र है और इसके साथ साथ आबादी भी उतनी ही ज्यादा है, तो यहाँ पर हर क्षेत्र में हमारे लिए जाके जब तक हम नहीं डाटा कलेक्ट करेंगे तब तक हमारा अध्ययन विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो अनुसूची विधि छोटे देशों के लिए, या जो अगर छोटा टॉपिक है, तो छोटा अध्ययन क्षेत्र अगर लिया गया है स्टडी के लिए तो वहां उपयोगी होगी। बड़े क्षेत्र के लिए अनुसूची उतनी उपयोगी नहीं होगी। फिर अनुसूची के द्वारा हम जो जानकारी हासिल करते हैं तो उसके दरमियान जो उत्तरदाता होते हैं जिनसे हमको जवाब चाहिए, तो उनसे जवाब हासिल करने में भी बहुत सी समस्या हमारे सामने आती है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं हर इंसान का क्या है, लाइफ बहुत बिजी है और कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से तुमको अपना समय नहीं देना चाहेगा। हर व्यक्ति पहले क्या कहेगा कि हम बहुत बिजी हैं, ये काम है, वो काम है, आप कल आइए, परसों आइए, फलाना ढिकाना, 10 तरह के बहाना बनाएगा। तो ये सब समस्याएं आती हैं कि जवाब देने वाला बहुत टाल मटोल करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अनुसूची को भरने का काम अधूरा भी रह जाता है। फिर तीसरी कमी ये है कि अनुसूची विधि में बहुत समय लगता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है। क्योंकि अगर प्रश्नावली विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधे भेज दिए, ईमेल कर दिए, हो गया। एक बार में 100 लोगों को भी तुम ईमेल भेज सकते हो। लेकिन अनुसूची विधि में हम जा रहे हैं तो जाकर बात कर रहे हैं, उसमें हमारा समय भी लग रहा है। फिर आने जाने में, वहां रुकने में अगर रुकना पड़ गया तो उस सब में पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। तो ये ज्यादा महंगी विधि है, एक्सपेंसिव मेथड है।
और तथ्य संकलन में समय भी ज्यादा लग जाता है। फिर चौथी इसकी लिमिटेशन है कि कई बार जो उत्तरदाता है उससे प्राप्त जानकारी को इग्नोर कर देता है रिसर्चर। उसका अपना विचार उसके ऊपर इतना हावी रहता है कि जो सूचना उसको मिली उसको वो इग्नोर कर देता है और अपने विचार और मान्यता के आधार पर ही पूरे इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट तैयार करता है। ऐसा भी हो सकता है, तो ये कमी है, क्योंकि प्रश्नावली विधि में तो खुद भर के भेजा ना जिसको जवाब देना है। यहाँ तो उत्तरदाता खुद लिख रहा है, तो उसके विचार अगर उसके ऊपर हावी हैं, मान लो कोई महिला है या कोई अनुसूचित जाति का है, तो जाहिर है उसके विचार उसके ऊपर हावी रहेंगे, तो वो समस्या के प्रति पूर्वाग्रही हो सकता है। अपने मन से जो जो बात उसको ठीक लगेगा वही भर देगा, तो अध्ययन क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाएगा। वस्तुनिष्ठ मतलब निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव स्टडी जो हमको चाहिए सोशल साइंस रिसर्च में। तो ऐसा हो सकता है कि अनुसूची विधि में उत्तरदाता के बजाय अपना विचार शोधकर्ता लिख डाले। फिर अनुसूची के द्वारा तथ्य संकलन, डाटा कलेक्शन करना बहुत जोखिम भरा काम भी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अब हम कोई भी लेते हैं तो टॉपिक जो है समस्या ही होती है, तो जो उत्तर देने वाले हैं उनके गुस्से आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है, ऐसा भी देखा गया है। कई बार तो बहुत मिसबिहेव भी किया जाता है रिसर्चर के साथ, हिंसा का भी शिकार होना पड़ा है। मान लो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन किसी गांव में अगर कोई शोधकर्ता पहुंचा कि ये बताइए कि आपके गांव में महिलाओं की ये समस्या है, तो इस सब समस्याओं के समाधान में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो हो सकता है कि वहां का पुरुष वर्ग क्या करे, गुस्सा में आ जाए कि तुमको क्या लेना देना है हमारे गांव की समस्या से, ये हमारे गांव का पर्सनल प्रॉब्लम है कि हम लोग महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कैसा नहीं करते हैं। तो क्या करेगा, कई बार हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, तो ये सब भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर अनुसूची के अंतर्गत वैसे प्रश्नों का निर्माण करना कठिन होता है जिसका सभी उत्तरदाता एक जैसा अर्थ समझे और उसका सही उत्तर दे सके। तो उत्तरदाताओं का जो शैक्षणिक स्तर, एजुकेशनल लेवल, बौद्धिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, सबका तो एक जैसा नहीं होता है ना, अलग अलग लेवल के होते हैं समाज में लोग। तो इसके कारण एक ही जैसे प्रश्न से सबसे एक जैसा पूछा जाएगा तो फिर यथार्थ मतलब असली जानकारी हासिल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें रिसर्चर को बहुत स्किल वाला होना चाहिए, कुशल होना चाहिए कि वो कैसे जो जवाब देने वाला है उससे सही जवाब उगलवा सकेगा। अब हम लास्ट में ये देखते हैं कि अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर क्या है। तो ये शेड्यूल और क्वेश्चन आए या अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही क्या है, प्रश्न की सूची है, क्वेश्चंस का लिस्ट है, जिनकी सहायता से क्या किया जाता है, प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, मतलब कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस समानता के बावजूद अनुसूची और प्रश्नावली में बहुत से अंतर है, इसीलिए इनको अलग अलग मेथड माना गया। तो अंतर क्या है, तो पहला अंतर है कि अनुसूची क्या है, प्रश्नों की सूची है जिसे अध्ययन क्षेत्र में शोधकर्ता स्वयं उत्तर देने वाले से साक्षात्कार लेकर भरता है। इस प्रकार अनुसूची क्या है, तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि है। लेकिन प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली भी प्रश्नों की सूची है जिसको शोधकर्ता नहीं भरता है, उत्तर देने वाला जो है उत्तरदाता वो स्वयं भरेगा। और
शोधकर्ता को या तो डाक से या आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया तो ईमेल से या व्हाट्सएप के जरिए वापस भेजेगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली विधि तथ्य संकलन की क्या है? अप्रत्यक्ष विधि है। अनुसूची क्या है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। प्रश्नावली अप्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो अंतर है वो है कि अनुसूची का उपयोग शिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित, लिटरेट, इलिटरेट किसी भी क्लास के लिए किया जा सकता है, लेकिन प्रश्नावली विधि का उपयोग सिर्फ शिक्षित वर्ग के साथ ही किया जा सकता है। तीसरा क्या है? अनुसूची का प्रयोग छोटे अध्ययन क्षेत्र में सूचना संकलन के लिए ही होता है। ये ज्यादा बड़ा स्टडी एरिया है तो उसके लिए सुटेबल नहीं माना जाता, जबकि प्रश्नावली के द्वारा दूर दूर तक फैले हुए व्यापक अध्ययन के लिए जो बिखरे हुए हमारे जो उत्तरदाता हैं उनको भी हम डाक से भेज सकते हैं या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं अपनी प्रश्नावली, और वो जवाब हमको भर के भेज देंगे। फिर चौथा अंतर है कि अनुसूची मेथड के अंतर्गत जो शोधकर्ता है वो उत्तरदाता से उसकी जो भी जिज्ञासा है, जो उसकी गलतफहमी है, उसको दूर कर सकता है, और अनौपचारिक ढंग से, मतलब बहुत सी बातें इनफॉर्मल ढंग से, मेल मिलाप से, दोस्ताना व्यवहार करके जानकारी हासिल कर सकता है, तथ्यों का संकलन कर लेगा। इसीलिए अनुसूची विधि की सफलता काफी हद तक किस पर निर्भर करती है? शोधकर्ता की ईमानदारी के साथ साथ उसकी सामर्थ्य पर, कि वो कितना कैपेबल है जवाब देने वाले से सही फैक्ट उगलवाने में। अब यहाँ पर ये अंतर है कि प्रश्नावली के अंतर्गत तो जो शोधकर्ता है वो क्या करता है, सामने तो रहता नहीं है, वो लिख करके भेज देता है, तो इसलिए जो जवाब देने वाले की किसी भी गलतफहमी या किसी भी जिज्ञासा का निराकरण शोधकर्ता नहीं कर सकता है। तो ये कमी है प्रश्नावली विधि की। फिर पांचवा अंतर क्या है कि अनुसूची की सहायता से अपेक्षाकृत ज्यादा गहन और यथार्थ वास्तविक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि अनुसूची के प्रश्नों की भाषा, उसके अर्थ को शोधकर्ता क्या रखता है, उत्तर देने वाले के सामने सहज सरल भाषा में रख देता है, समझा सकता है, जबकि प्रश्नावली विधि में सीधे लिखकर भेज देता है। तो ज्यादा यथार्थ और गहन सूचना मिल सकेगी इसकी उम्मीद कम रहती है प्रश्नावली विधि में। फिर सातवां अंतर है कि अनुसूची से प्राप्त जो उत्तर होते हैं उनका प्रतिशत दूसरी जितनी भी मेथड है उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शोधकर्ता क्या करता है, उत्तर देने वाले को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि वो सामने उपस्थित रहता है ना, तो कितना भी बिजी रहे तो फिर भी उसको मना के जवाब हासिल कर लेता है। अब ये तो तुम लोग कह सकते हो कि ये तो इंटरव्यू मेथड में भी सामने रहता है, लेकिन इंटरव्यू मेथड में कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नों की जो है सिस्टमेटिक लिस्ट लेकर के नहीं जाता है इंटरव्यू लेने वाला, टेप रिकॉर्डर लेके चला जाता है, या ये कि हम मेमोरी के आधार पर ही याद रह जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रश्नों की सूची लेकर गया हो, इसीलिए यहाँ पर इंटरव्यू मेथड को, इसी अनुसूची विधि को इसीलिए कहा जाता है कि ये इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और क्वेश्चन आयर मेथड तीनों का मिला जुला रूप है। अब यही अंतर है कि प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त उत्तरों का परसेंटेज बहुत कम होता है, क्योंकि जिसको तुम जवाब देने के लिए भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो या डाक से भेज रहे हो, क्या जरूरी है कि तुमको वापस भेजेगा ही? ज्यादातर मामले में नहीं भेजते हैं जवाब देने वाले लोग, डाक से वापस नहीं करते हैं। फिर अनुसूची विधि एक महंगी विधि है और प्रश्नावली विधि ज्यादा महंगी नहीं है, कम
खर्च में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर 9वां अंतर है कि अनुसूची विधि में शोधकर्ता उत्तरदाता से डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करता है और सूचना संकलित करता है। इससे जो है बहुत सी सीक्रेट जानकारी हासिल करना संभव नहीं रहता, क्योंकि सामने रहने से लोग अपनी सीक्रेट बात बताने में हिचकिचाएंगे, गोपनीय बात। तो लेकिन प्रश्नावली विधि में अगर लिख करके देना है तो उत्तर देने वाला है, अपनी कोई सीक्रेट बात भी है, जानकारी, तो उसको लिखकर भेज दे सकता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सामने बताने में, बोलने में हिचकेगा। ये कमी है अनुसूची विधि की। सीक्रेट इंफॉर्मेशन जनरली नहीं मिल पाता। फिर 10वां अंतर है कि अनुसूची की सहायता से सूचनाओं को जमा करने के लिए किसी भी शोधकर्ता को बहुत ज्यादा कुशल और बहुत ज्यादा ट्रेन्ड होने की जरूरत है, बहुत प्रशिक्षित होने की जरूरत है। जबकि प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनायर विधि से जानकारी हासिल करने में किसी भी शोधकर्ता की वहां पर जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ डाक के द्वारा डिस्पैच कर दिया जाता है, या ईमेल के द्वारा तुम्हारा कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी भेज दे सकता है। फिर 11वां अंतर है कि अनुसूची के अंतर्गत उत्तरदाता का परिचय, वो कौन है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि खुद जा करके शोधकर्ता उससे मिला होता है। लेकिन प्रश्नावली के संदर्भ में, क्वेश्चनायर के संदर्भ में उत्तर कौन दिया, ये हमेशा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उत्तरदाता के बदले कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रश्नावली को भर दे सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो यही अंतर है कि अनुसूची और प्रश्नावली के बीच मुख्य अंतर क्या है? अध्ययन क्षेत्र का, उत्तरदाताओं की प्रकृति कैसी है, और प्रयोग की भिन्नता से संबंधित है। तो अध्ययन क्षेत्र के आधार पर और उत्तर देने वालों की प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषता के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि तथ्य संकलन के लिए कौन सी विधि हम इस्तेमाल करें, अनुसूची विधि इस्तेमाल करें कि प्रश्नावली विधि का इस्तेमाल करें।